दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन भारत की दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का जन्म हुआ था। एक महात्मा गांधी जी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये दोनों ही पर्सनालिटी ने अपने आप में भारत के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कोई और नहीं कर सकता था। जैसे अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने में जो भूमिका कहीं ना कहीं गांधी जी ने निभाई है वो कोई और नहीं निभा सकता था। और देश को सेल्फ रिलायंट बनाने में यानी कि उस समय कहीं ना कहीं हमें शिप टू माउथ कंट्री कहा जाता था 1960-70 के दशक में। वहां से देश को आत्मनिर्भर बनाने में यानी कृषि में अपने आप पे निर्भर बनाने में जो भूमिका लाल बहादुर शास्त्री जी ने निभाई है वो कोई और नहीं निभा सकता था। तो ये दोनों ही पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है मोहनदास करमचंद गांधी जी पर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप इन कुछ क्वेश्चंस को देखिए। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। सेम टाइम पे अगर हम बात करें मेंस में, तो मेंस में भी यूपीएससी पीछे नहीं हटा इस टॉपिक से। यूपीएससी ने मेंस में भी इस टॉपिक पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। और ऐसा नहीं है कि जीएस पेपर 1 में ही, जीएस पेपर 4 में भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से महात्मा गांधी जी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ हमारे एक कोर्स के बारे में भी बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, 17 अक्टूबर से हमारा प्रारंभ बैच लॉन्च हो रहा है और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। अब यहाँ मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगा जो शायद आपने कहीं पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो। गांधी जी के ऊपर बहुत सी चीज़ों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जो उनकी पर्सनैलिटी है वो बेसिकली कई चीज़ों से निकल कर सामने आई है। जैसे उन पे गीता का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे उनके कई कोट हैं, तो वो कोट्स कहीं ना कहीं गीता से डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि निकल के बाहर आए हैं। ऐसा है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सार जो है वो सार है गीता का। उसके अलावा आपको बाइबल का भी सार देखने को मिलता है इनकी लाइफ में। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है गांधी जी पे। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांधी जी का खुद का भी ये मानना था कि जैसे थॉरियो थे या टॉलस्टॉय थे या रुस्किन थे, इनका इन्फ्लुएंस रहा है उनकी लाइफ पे। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिनका डीप इम्पैक्ट रहा है गांधी जी को महात्मा बनाने में। इसके अलावा एक पर्सनालिटी जो मुझको खुद को ऐसा लगता है उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़कर कि एक पर्सनालिटी और है जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, वो है गांधी जी के दादाजी यानी उत्तम चंद गांधी। अब मैं उनके बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ? देखिए, आप लॉयल्टी की बात करें ना, तो लॉयल्टी शायद गांधी जी ने इन्हीं से विरासत में ली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे इंसिडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा उत्तम चंद गांधी जी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तैनात थे पोरबंदर में। अब जब वो वहाँ पर तैनात थे तो उनकी एक किसी बात पर कहा सुनी हो गई थी क्वीन मदर रिजेंटा से। अब हुआ ये था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने उत्तम चंद गांधी जी को कुछ कह दिया और इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो वो वहाँ से चले गए जूनागढ़। अब जब जूनागढ़ गए तो वहाँ के नवाब को उन्होंने उल्टे हाथ से सलूट कर दिया। अब नवाब ने पूछा कि आप मुझे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो, आप मुझे उल्टे हाथ से सलूट क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बहुत सहजता से जवाब दिया था कि जनाब, मेरा जो सीधा हाथ है वो पोरबंदर के लिए कहीं ना कहीं वचनबद्ध है और जो मेरा लेफ्ट हैंड है इससे मैं आपको इज्जत देना चाहता हूँ। अब इस बात से खुश होकर, उनकी लॉयल्टी को देखकर जो जूनागढ़ के नवाब थे ना, उन्होंने जब क्वीन मदर रिजेंटा की डेथ हुई उसके बाद उन्हें वापस उस पोस्ट पे इस्टेब्लिश करने के लिए जो वहाँ पर राजा बने थे उस समय, उनसे बात भी की और उन्हें वापस रीइंस्टेट भी करवा दिया। लेकिन जो उत्तम चंद गांधी जी थे वो वहाँ पर गए नहीं, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और उनकी जगह उनके बेटे करमचंद गांधी जी को वो पोस्ट मिली। अब सेम लॉयल्टी आपको गांधी जी में भी देखने को मिलती है। जब आप वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो गांधी जी वहाँ पर ये कहते हैं कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश राज का आप फ़ायदा उस समय ना उठाएं जब वो अपने वीक पे है। आप इस समय अगर फ़ायदा उठाएंगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। तो अभी
हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का सपोर्ट करना चाहिए इस युद्ध में। तो इस चीज़ को अगर मैं ट्रेस करता हूँ लॉयल्टी को, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें विरासत में मिली है अपने दादाजी से, उत्तम चंद गांधी जी से। अब देखिए, वैसे गांधी जी की लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी से शादी हो गई थी और बाद में इनके 4 बच्चे भी हुए। गांधी जी ने लंदन से लॉ की पढ़ाई की थी और लंदन से पढ़ाई कर कर 1891 में वो भारत वापस आए। अब इसके बाद ये 1 साल के लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी 1893 के आसपास की बात होगी, जब ये 1 साल के लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ अफ्रीका में काम करने जाते हैं। ऑल्दो उस समय साउथ अफ्रीका एक्चुअल में जो अभी साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है वैसा नहीं था। बाद में बोर वॉर के समय, यानी 1898 से 1900 के बीच में जब बोर वॉर हुई थी और जब गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी किया था, तो उस समय ये पूरा आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बना था। बट उससे पहले जो अफ्रीकन पार्ट था जहाँ पर ब्रिटिश का कहीं ना कहीं कंट्रोल देखने को मिलता है, हम उसकी बात करें, वहाँ पर गांधी जी जाते हैं और लगभग 21 साल तक वहाँ पर काम करते हैं। पहले इनिशियली वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आए थे वहाँ पर, बट बाद में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियंस जो वहाँ पर रह रहे थे उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए गांधी जी ने बहुत से काम किए और वहीं पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रिंसिपल की भी खोज की थी, जिसका मतलब है करज। मतलब आप निडर हैं, आपके अंदर साहस है, आप नॉन वायलेंस के पथ पे चलते हैं, यानी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसके अलावा आप हमेशा सत्य के पक्ष में बोलेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं, ये गांधी जी के सत्याग्रह का ही पार्ट है और ये उनकी पर्सनालिटी में भी आपको देखने को मिलती है। यानी उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। सत्याग्रह को ही आगे उन्होंने प्रमोट किया था कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और जब गांधी जी भारत आए, आप देखते हैं कि लगभग 15 साल के गैप में, यानी कि 1930 तक, वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनलिस्ट लीडर बन गए थे, जहां पर हर बात के लिए गांधी जी से सलाह ली जाती थी, चाहे इंडियन पक्ष की बात करूं, चाहे मैं ब्रिटिशर पक्ष की बात करूं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं उन 15 सालों में हुआ क्या था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गांधी जी ने आते ही साबरमती में एक आश्रम बनाया था और इसके अलावा पूरे भारत का भ्रमण किया था, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोखले जी, उन्होंने ये कहा था कि पहले आप भारत को जानिए, जब आप भारत को जानेंगे तभी आप भारत के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली जो साइकोलॉजी थी पीजेंट की, जो किसानों की, जो लाइक डाउन ट्रोडन थे, उनकी जो परेशानी थी उसको समझने के लिए 1 साल तक भारत भ्रमण किया, जहां पर आगे चलकर आप ये देखते हैं कि उन पीजेंट्स को कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रोडन्स थे उनको वो मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं और इसी के कारण भारत को आज़ादी मिलती है। क्योंकि आज़ादी किसी एक के लड़ाई करने से नहीं मिलनी थी, यहाँ पर पूरे भारत को एकजुट करना था। तो यहाँ गांधी जी नॉन कॉपरेशन और सत्याग्रह जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जानते हैं कि इन सब में कहाँ कहाँ गांधी जी ने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया। जैसे सबसे पहला आप इंसिडेंस देखते हैं चंपारण का। चंपारण में हुआ क्या था, देखिए राजकुमार शुक्ला जी जो वहाँ के लोकल थे बिहार के, तो चंपारण आपका बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 3 कठिया सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। 3 कठिया सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए 20 काट में हम एक लैंड को डिवाइड करते हैं, इसमें से 3 में आपको इंडिगो ग्रो करनी है। और ये जो इंडिगो है, इसके लिए ब्रिटिश प्लांटर्स जो होते हैं वो लोगों को पैसा पहले उधार पे देते थे, लेकिन इसमें एक ग्लिच था। ग्लिच क्या था, ये लोगों को पैसा देते थे, बाद में उनसे सस्ते में सामान खरीद लेते थे, तो जो उधार दी हुई अमाउंट थी वो कभी चुकाई नहीं जा पाती थी इन किसानों के द्वारा। तो यहाँ पर इस चीज़ से परेशान आकर राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ में जाते हैं गांधी जी के पास। वहाँ से गांधी जी को कहते हैं कि भैया आप एक बारी चंपारण आओ, आप हमारी परेशानी को समझिए वहाँ आके। अब गांधी जी के साथ यहाँ पर आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जे.आर. कृपलानी जी, मुजुम उल हक और महादेव देसाई और नरहरि पारिक जैसे कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अब जब गांधी जी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो गांधी जी को वहाँ से जाने को कहते हैं, बट जब गांधी जी इस चीज़ को रजिस्ट करते तो उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जाता है। बाद में इसके ऊपर एक कमीशन बनता है जिसके मेंबर रहते हैं गांधी जी, और ये 5 मेंबर का कमीशन ये डिसाइड करता है कि भैया जो प्लांटर थे वो कहीं ना कहीं गिल्टी थे, उन्होंने फ्रॉड किया लोगों के साथ, और उन्हें कहा जाता है कि आपको 25% कंपनसेशन देनी पड़ेगी किसानों को। तो यहाँ पर ये पहला इंसिडेंस था जहाँ पर आप देखते हैं गांधी जी की पब्लिक प्रेजेंस। इसके बाद दूसरा इंसिडेंस आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको ये समझना होगा, अम्बा साराभाई करके एक लेडी थी जो जो अहमदाबाद मिल के ओनर थे, उनकी बहन थी। इन्होंने गांधी जी को यहाँ पर बुलाया कि भैया जो हमारे वर्कर्स हैं इनके साथ हमारी कुछ परेशानी चल रही है, आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। अब होता क्या है कि गांधी जी जब वहाँ पर जाते हैं वो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। अब साराबाई ने गांधी जी को साबरमती आश्रम बनाने के लिए ज़मीन भी दी थी, तो उन्हें लगा कि गांधी जी शायद उनके पक्ष में बोले। बट एक्चुअल में गांधी जी ने जब वहाँ के मिल वर्कर्स की बात सुनी तो यहाँ पर गांधी जी ने फर्स्ट टाइम फास्ट अनटू डेथ किया था, और चौथे ही दिन उनकी जो डिमांड थी वो मीट की गई साराबाई द्वारा, और यहाँ पर 35% हाइक दी गई सभी मिल वर्कर्स को। एक्चुअल में केस क्या था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए उस समय आप देखेंगे सूरत वाले एरिया में, अहमदाबाद वाले और सूरत वाले एरिया में प्लेग फैला हुआ था। अब इस प्लेग के कारण काफ़ी सारे वर्कर्स वहाँ से जा रहे थे, तो उस समय अपने मिल वर्कर्स को वहाँ पर रखने के लिए जो मिल ओनर्स थे उन्होंने कुछ हाइक बताया, कुछ हाइक दिया। अब हाइक दिया तो सही, बट एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट करने में कहीं आनाकानी हुई जब प्लेग खत्म हो गया। देखिए जो मिल वर्कर थे उनका कहना ये था कि उन्होंने इतनी विकट परिस्थितियों में वहाँ पर काम किया तो उन्हें 40 से 45% हाइक मिलना चाहिए। ऑल्दो जो मिल ओनर थे उनका कहना था कि इन्हें महज 20 से 25% हाइक देना चाहिए। गांधी जी ने मिडिल पाथ को अपनाया और कहा कि 35% हाइक बनता है इनका, और वो उन्हें देना चाहिए क्योंकि इन्होंने इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी आपके मिल के काम को रुकने नहीं दिया। तो इस वजह से ऑल्दो बीच में उनके फास्ट के दौरान या स्ट्राइक के दौरान आप ये देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनका मोराल डाउन होने लगा था, तो यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार फास्ट अनटू डेथ किया था। इसको आप याद रखना। देन थर्ड इंस्टांस आता है खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल। अब ये 1918 की घटना है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ एक बार फिर से गवर्नमेंट के आमने सामने पहुंच जाते हैं गांधी जी। अब ऐसा क्या होता है खेड़ा में, देखिए खेड़ा में एक बार सूखा पड़ता है। यहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से क्या होता है कि जो किसान है उनकी पैदावार बहुत घट जाती है। अब पैदावार घटने के बाद ऐसा तो नहीं है कि किसान अपने आप से सभी लगान वगैरह दे पाएगा, क्योंकि उन्हें पैसा चुकाने के लिए कहीं से पैसा आना भी तो चाहिए। तो क्रॉप फेलियर के कारण खेड़ा विलेज के लोग जो किसान थे वो पैसा पे नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर गांधी जी पहली बार सरकार के खिलाफ जाकर ये कहते हैं कि भैया आपको रेवेन्यू पे नहीं करना है, मतलब सरकार की खिलाफत की है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर गांधी जी को ज्वाइन करते हैं वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। अब ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और गांधी जी यहाँ पर भी सरकार को अपनी डिमांड मनाने के लिए राजी कर लेते हैं। तो दिस वाज द थर्ड इंसिडेंस जहाँ पर आप ये देखते हैं कि गांधी जी कहीं ना कहीं जो सेंटर स्टेज है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद 1919 की एक इंपॉर्टेंट घटना आती है रॉलेट एक्ट वाली, जहाँ पर हिबिस कॉर्पस को कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कहा जाता है कि भैया अगर किसी को भी अरेस्ट करना चाहे तो गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है, उसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कोई राइट नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का, और सेडिशन कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है, और वो सब चीज़ों की वजह से आप ये देखते हैं कि इसे ब्लैक लॉ कहा जाता है। और कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये पहली बार था जब गांधी जी ने नेशनल स्टेज पे सत्याग्रह को लॉन्च किया था। अब यहाँ पर होता क्या है कि 6 अप्रैल को 1919 में गांधी जी सबको कहते हैं कि भैया एक हम स्ट्राइक करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है जी, ये हड़ताल वगैरह चलेगी। 9 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब 9 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट किया, और इसके बाद होता ये है कि 13 अप्रैल को पंजाब के जलियांवाला बाग एरिया में एक मीटिंग चल रही होती है, क्योंकि 2 लोकल लीडर्स, एक सैफुद्दीन किचलुई और सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ में लोग इकट्ठा हो रखे थे। लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद बैसाखी का फंक्शन चल रहा हो, बट एक्चुअल में यहाँ पर मीटिंग भी चल रही थी जहाँ पर लोकल लोगों को एड्रेस किया जा रहा था लीडर्स के द्वारा, लोकल लीडर्स के द्वारा, ताकि इस अरेस्ट का विरोध कर सके, प्रोटेस्ट कर सके। अब उस समय जनरल डायर ने ओपन फायर किया जलियांवाले बाग में, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि हजारों लोगों की, बेकसूर लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी अपने सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं और इस सत्याग्रह को हिमालयन ब्लेंडर का नाम देते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी ने असल में लोगों को नॉन वायलेंस का पार्ट नहीं समझाया था, उसकी मेरिट के बारे में नहीं समझाया था, व्हाट इज सत्याग्रह इसको भी नहीं बताया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गांधी जी
किसको हिमालयन ब्लंडर कहते हैं? जब उन्होंने लोगों को सीख नहीं दी कि क्या एक्चुअल में सत्याग्रह का उनका मकसद है उसके बारे में। अब इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग में कांड हुआ उसके विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद का जो उन्हें टाइटल मिला था बोर वॉर के पार्टिसिपेशन के दौरान, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड का अपना जो तमगा था वो वापस लौटा दिया ब्रिटिश एम्पायर को, क्योंकि उन्हें अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था। अब इसके बाद गांधी जी को एक और मौका मिलता है जब वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो विनिंग कंट्रीज होती हैं वो आपस में कैलिफेट का एरिया डिवाइड कर लेती हैं। अब इससे मुस्लिम भावनाओं पर आहत पहुंचता है और गांधी जी को लगता है कि ये बिल्कुल सही मौका है जब हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। अब इसके लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जहां पर खिलाफत मूवमेंट का मेन एम था कि मुस्लिम कैलिफेट की जो ओरिजिनल सीट थी उसको कहीं ना कहीं हम रिस्टोर करें, वेयर एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेजर एम ये था कि भैया जो आपने गलत किया है पंजाब में उसे आप ठीक कीजिए। तो यहाँ पर इनकी डिमांड रहती है कि खैलिफ को वापस से रिटेन कीजिए और जो उसके पास वॉर से पहले टेरिटरी थी इस्लामिक वर्ल्ड की वो उसे वापस वो पोजीशन आप दे दीजिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जो जनरल डायर है उनको हंटर कमीशन के द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है कि भैया इनका कोई गलत मकसद नहीं था, इन्होंने जो किया ठीक किया। अब ये इकलौता ऐसा एरा था जहाँ पर सेंट्रल स्टेज में आप मुस्लिम और हिंदूज की यूनिटी देखते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सेंट्रल खिलाफत कमेटी जो थी ना, इसमें अली ब्रदर्स थे, मौलाना आज़ाद थे, अजमल खान, हसरत मोहिन, जो मुस्लिम लीग के इंपॉर्टेंट लीडर थे वो थे, और साथ ही साथ कांग्रेस के जैसे इंपॉर्टेंट लीडर गांधी जी, तिलक जी, ये सभी एक साथ मिलकर सामने आए और इन्होंने जैसे हिंदुओं ने मुस्लिम की मस्जिदों से कहीं ना कहीं लोगों को एड्रेस किया है, जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने मंदिरों के यहाँ से एड्रेस किया है लोगों को। तो ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो पीक पे थी, क्योंकि जो सेंटिमेंट थे वो किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। इस वजह से मैं ये कहूँगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की इंडियन पॉलिटिक्स में ये पीक थी। इसके बाद ऑल दो डाउनफॉल देखने को मिलता है क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाता है ब्रिटिशर्स, तो उस वजह से प्रॉब्लम रहती है आगे चलकर। बट कहीं ना कहीं ये इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी थी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स को आप यूनाइट कर सकते थे। अब यहाँ पर 1 अगस्त 1920 को खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की जाती है और कुदरती उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाती है। अब जिसकी वजह से लोगों का हुजूम उमड़ता है और ये जो आपकी खिलाफत मूवमेंट है इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि पंजाब में जो गलत किया उसको ठीक कीजिए, खिलाफत के साथ जो इनजस्टिस हुआ उसको ठीक कीजिए, और स्वराज जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है आप उसे हमें ग्रांट कीजिए। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं 1919 की नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में। अब यहाँ पर स्पेशल सेशंस वगैरह होते हैं आपके, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह लॉन्च की जाती है 1920 में कांग्रेस के द्वारा। बट एक्चुअल में यहाँ पर कुछ एक आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला चीज़, नागपुर में जो 1920 में ये सेशन हुआ था जहाँ पर आपको लाइक ऑफिशियली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपकी कांग्रेस है उसने अडॉप्ट किया था, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। यहाँ पर गांधी जी ने नया कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का गठन किया था और जो कांग्रेस की मेंबरशिप फीस थी वो 4 आने पे ले आए थे। अब इससे ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ सकते थे और कांग्रेस की डे टू डे वर्क या मैटर को हैंडल करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बनाई गई। अब क्या और सिग्निफिकेंस यहाँ से आपके निकल के आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखिए इसमें आपको साइड लाइन पे कुछ मेजर क्लासेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जैसे बिजोलिया मूवमेंट देखने को मिलती है, भील मूवमेंट देखने को मिलती है। ये सबसे सक्सेसफुल आपका बायकॉट मूवमेंट था जहाँ पर लार्ज स्केल में आपको स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं वुमेन्स पार्टिसिपेशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है बट इतनी भी नहीं, वो लेटर स्टेज में आप देखेंगे और ज़्यादा बढ़ेगी। और खासकर पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा ऐसे एरिया में एंटी लीकर कैंपेन रन किए गए और यहाँ पर गांधी जी इमर्ज करते हैं एज अ अनडिस्प्यूटेड लीडर। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि महज 15 साल में अपने अफ्रीका से यहाँ आने के गांधी जी अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए थे इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स के। अब गांधी जी के जीवन की अगली मेजर घटना थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि इरविन गांधी के बीच में कुछ बातचीत होती है लाइक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब वहाँ पर उनकी जो शर्तें हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाता
तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि भैया अगर आप मेरी शर्तें नहीं मानोगे तो मैं दांडी यात्रा स्टार्ट करूँगा। और ऐसा होता भी है। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं 5 अप्रैल 1930 को और कोस्टल एरिया में जाके सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जी ने करी थी, के कोपलार ने कहीं ना कहीं केरला में की थी। ऐसी घटनाएं आपको और भी भारत के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर सॉल्ट को ही क्यों चूज़ किया गया? देखिए, सॉल्ट हर कॉमनर यूज़ करता है, मतलब हर घर में नमक इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से सॉल्ट को एज अ सिंबल चूज़ किया गया। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके थे, जैसे लोगों ने चौकीदारी टैक्स नहीं दिया, लोगों ने फॉरेस्ट टैक्स नहीं दिया, इसके अलावा लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया, लोगों ने जॉब छोड़ दी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं। खुदाई खिदमतकार इसी टाइम पे कहीं ना कहीं फेमस हुई थी, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में आपको देखने को मिलती है, और जिसके लीडर थे वेस्टर्न गांधी यानी कि खान अब्दुल गफार खान। अब इस घटना में क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया? देखिए, वुमेन पार्टिसिपेशन आपको बहुत बढ़ चढ़कर देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर जो बायकॉट था वो और ज़्यादा सीवियर था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसी दौरान हुआ था आपका कराची सेशन, जहाँ से फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी निकल के आई। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। आइए अब बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह की। लेकिन एक दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है ना, इसी के तुरंत बाद आपके इरविन गांधी पैक्ट होता है। इरविन गांधी जो पैक्ट होता है उसमें ये कहा जाता है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे उनको छोड़ दिया जाए। साथ के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर कही गई थी कि जो भी लैंड कंफिस्केट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उसे वापस दे दिया जाए किसानों को जो बेचे नहीं गए थे। और बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था या जॉब छोड़ दी थी उन्हें भी रीइंस्टेट किया जाए। तो कुछ ऐसी डिमांड्स रखी गई थी इरविन गांधी पैक्ट में। फिर गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हैं। ऑल्दो वो फेल होती है, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है, बट उससे पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और सेम टाइम पे कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और ज़्यादा इंडल्ज करती है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल लेके आती है। और इसके बाद गांधी जी एक बार फिर से अनशन पे बैठते हैं, जहाँ से पूना पैक्ट निकल के आता है। अब 1940 का दशक है, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो चल रहा है। अब गांधी जी यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो नाजी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे उनको वीक नहीं करना चाहते थे। जैसे मैंने आपको कहा कि उनके दादाजी से उन्होंने ये क्वालिटी कहीं ना कहीं ली है। तो यहाँ पर गांधी जी लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, और जिसे कहते हैं दिल्ली चलो मूवमेंट। अब दिल्ली चलो मूवमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि भैया आप इंडिविजुअली गांव-गांव जाकर अपना संदेश पहुँचाइए और सभी दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। तो यहाँ पर 1940 का इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है, जिसमें पहले लीडर रहते हैं विनोबा भावे और सेकंड लीडर थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह भी गांधी जी ने लॉन्च किया था 1940 के दशक में, और कांग्रेस सेशन रामगढ़ के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। अब गांधी जी का आखिरी मेजर जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू एंड डाई की कॉल दी गई थी। 18 अगस्त 1942 को कहीं ना कहीं इसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन गांधी जी ने लॉन्च किया था, और इसे स्टार्ट करा जाना था 19 अगस्त 1942 को। अब देखा यह जाता है कि इस मूवमेंट से जस्ट पहले सभी कांग्रेस लीडर्स को कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर इसे अगस्त रेजोल्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पर इसमें यह देखा जाता है कि जो मासेस थे उनको पहले से ही पता था कि उन्हें क्या करना है, बिकॉज इतने सारे एजिटेशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ। ऑल्दो इसमें वायलेंस देखने को मिली है, बट स्टिल गांधी जी ये कहते हैं कि भैया अगर आप किसी के लीडर को ही अरेस्ट कर लोगे तो जनता क्या कोर्स ऑफ एक्शन चूज करती है इसको मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। अब ये तो अंग्रेजों को चाहिए था ना कि भैया हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप हमें करने दीजिए। तो इस वजह से यहाँ पर ये आखिरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी का बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला। इसमें इसका एपिसेंटर रहा आपका ईस्टर्न यूपी। ऑल्दो मद्रास मूवमेंट ज़्यादा इंटेंस नहीं थी क्योंकि राजगोपालाचारी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सीपीआई, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, किसान सेवक संघ, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। बट आपको बढ़ चढ़कर महिलाओं और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अरुणा आसिफ जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, और सुचेता कृपलानी, इन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट को रन किया था। उषा मेहता जी ने कांग्रेस रेडियो स्टेशन को कहीं ना कहीं रन किया था। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बनी थी, जैसे बलिया में जीतू पांडे जी की अध्यक्षता में बनी थी, तलचर में लक्ष्मण नायक, सतारा में नाना पाटिल,
या आप इस सरकार का अगर नाम जानना चाहते हैं तो प्रति सरकार भी बोला जाता है। तो कुछ ये खूबियाँ रही थी इस मूवमेंट में कि यहाँ पर आपको लीडर से ज़्यादा लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में ट्रेस कर सकते हैं गांधी जी के जीवन से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।